नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन को लेकर हल्द्वानी में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कि तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता खेल और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की। वहीं पर बैठक में खेल मंत्री ने समापन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि समापन समारोह भव्य होना चाहिए, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। आपको ये भी बताते चले कि इस समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। नेशनल गेम का जिस प्रकार से आगाज़ हुआ था, आप हम सब लोगों ने देखा था कि बहुत ही हिस्टोरिकल रहा है। ठीक उसी तर्ज पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि समापन जो है अब गोलापार हमारे हल्द्वानी जनपद नैनीताल में होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन जो है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रमों से होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम भी उतना ही वृहद और उतना ही ऐतिहासिक रहे। तो आज उसी की तैयारी बैठक जो है हमने ली है और निश्चित रूप से ये गोलापार में जब ये समापन होगा तो ये भी अपने आप में इतिहास रचे, उसकी तैयारी की गई है। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे अब तक का जो हमारा 38 नेशनल गेम का जो सफ़रनामा है वो हम सबको दिखा पाएँ। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे जितने एथलीट हैं, जितने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जितने हमारे मेडलिस्ट हैं, उन सब को हम लोग सम्मान दे पाएँ, उनको विजुअलाइज़ किया जाए ताकि सब लोग उनको बहुत अच्छे ढंग से जान पाए कि आज हम गोल्ड मेडल में 20वें स्थान पर हैं और 20 गोल्ड मेडल के साथ में हैं और 7वें स्थान को हम बनाए हुए हैं, जो कि बहुत गर्व की बात है। इस चीज़ को भी हम लोग प्रदर्शित करें। इसके अतिरिक्त जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम है, योगा जो हमारा आगे चल के मतलब मुझे बेहद खुशी होती है आप लोगों को बताते हुए कि योगासना जो है आने वाले समय में एशियन गेम के रूप में भी उसका कंपटीशन होने जा रहा है। तो उसका भी एक प्रेजेंटेशन वहाँ पर होने जा रहा है। तो योगा भी जो है वहाँ पर सबके लिए जो है हमारी पारंपरिक जो है हमारा एक खेल है, ये भी हमारे बीच में प्रदर्शित होगा। तो सारे कार्यक्रम जो है एक तरीके से पूरे अच्छे प्रबंधन के साथ में और अब तक के सफ़रनामे के साथ में, अचीवमेंट के साथ में और हमारी संस्कृति के साथ में जो है सबके लिए जो है वहाँ पे एक वृहद रूप में हम सबको देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक रहेगा और कानून व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आगंतुकों के प्रोटोकॉल से लेकर वो सब की चिंता जो है आज हमने संबंधित जिलाधिकारी और संबंधित जनपद नैनीताल के कमिश्नर से लेकर आईजी पुलिस सभी को हमने आज निर्देशित करा है कि इसकी पूरी चिंता कर लें ताकि जो है किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि यह कार्यक्रम वृहद और ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम सबकी भागीदारी के साथ ये संभव होगा। देखिए, जब 38 नेशनल गेम का जब आयोजन हो रहा था तो पहले ये कहते थे कि कैसे कर लेंगे, और जब आज कर लिया गया है आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। और ऐतिहासिक आयोजन तो मैं तो कहूँगी कि उससे बड़ी चीज़ हो गई है कि हम लोग हमारे एथलीट जिनको कैंप मिला, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कई प्रकार से मोटिवेशनल ऐसे निर्णय हुए, उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज हमारे एथलीट जो है आयोजन से भी बड़ा काम उन्होंने किया है। वो काम है कि हमारे प्रदेश को जो है राष्ट्रीय खेलों के फलक पे जो है 20 मेडल के साथ में खड़ा कर रखा। और आने वाले 2 दिनों में भी हम समझते हैं कि और हम गोल्ड मेडल जो है हम लेकर आएंगे और हम 7वें स्थान पर हैं। जो हम गोवा में 25वें स्थान पर हुआ करते थे मात्र 3 गोल्ड के साथ में, आज हम 20 गोल्ड के साथ में 7वें स्थान पर। निश्चित रूप से अद्भुत अनुभूति है। तो मुझे लगता है कि जब वो राष्ट्रीय फलक पर इन निर्णयों के साथ में वो इतना मोटिवेट हो सकते हैं, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि यही एक प्रथम पायदान है और इसके बाद में उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच क्या आने वाले 2036 में ओलंपिक होने जा रहे हैं और जिसके लिए पूरा भारत और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयासरत हैं। तो मैं समझती हूँ कि उसमें भी हमारे बच्चे प्रतिभाग करेंगे। इस योग्यता के लिए हम लगातार जो है उनके साथ। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए यूसीसी 2025 को हाई कोर्ट में चुनौती देती हुई याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। आपको ये भी बता दें कि भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है, जिसमें कि मुख्यतः लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को चुनौती दी गई है और इसके अलावा मुस्लिम, पारसी आदि के वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किए जाने सहित कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दे दी गई है। वहीं पर देहरादून निवासी
अलमसुद्दीन सिद्दीकी ने रिट पिटीशन फाइल की है और पिटीशन फाइल कर यूसीसी 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति रिवाजों की अनदेखी किए जाने का उल्लेख है। पिटिशनर एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये रखा है कि ये जो यूसीसी 24 उत्तराखंड में बना है उसमें मैरिज, डिवोर्स, इद्दत और इनहेरिटेंस को लेके कई ऐसे रूल बनाए गए हैं जो कि कुरान में जो प्रोवाइडेड वर्सेस हैं उनके खिलाफ है। तो एज ए मुस्लिम उसके लिए ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है और यूसीसी 24 आर्टिकल 25 का वायलेशन है। दूसरा जो उसमें एसटीज पे ये अप्लाई नहीं करता है और आर्टिकल 14 का इसलिए वायलेशन है। बाकी इसमें लिव इन रिलेशनशिप को जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है और अगर नहीं कराएंगे तो उसमें पनिशमेंट है, इसको भी हमने आर्बिट्रेरीनेस शो करते हुए चैलेंज किया है और इन्हीं ग्राउंड्स पे ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल को नोटिस दिया है। विद इन आफ्टर 6 वीक्स इसमें सुनवाई होगी। देहरादून नगर निगम की ओर से नई पहल की गई है, जिसके तहत कि अब बकायेदारों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नगर निगम के बकायेदारों को व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजा जाएगा। नगर निगम की विभिन्न सेवाएं डिजिटलाइज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया है कि प्रॉपर्टी टैक्सेशन के बकायेदारों को व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ के माध्यम से बिल भेजे जा रहे हैं। साथ ही बकायेदारों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी बिल भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को सुविधा दी जा सके, इसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है। प्रथम चरण में केवल एक क्लिक में 921 बकायेदारों को ये मैसेज चला जाएगा और 30,000 से अधिक देनदारी वाले बकायेदारों को ये मैसेज जाएगा। वहीं पर मेटा वेरीफाइड नंबर से भी नोटिस भेजा जाएगा। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया है कि धोखाधड़ी से बचने के लिए जनता पे करने से पहले ब्लू टिक अवश्य चेक करें। 460 बकायेदार जिनका 1 लाख रुपए से ऊपर लेनदारी है उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं और इन बकायेदारों में सरकारी विभाग के कई बकायेदार भी शामिल हैं। देखिए, जैसे हमारा पूरा भारत है, उसने एक हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत में जो डिजिटलाइजेशन है इसकी प्रक्रिया को मतलब इसे जन जन के बीच में पहुंचाया जाए, आम जनता के बीच में पहुंचाया जाए। उसी कड़ी में आज अपने उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने पहल की है, अनूठी पहल की है। और इसमें क्या है कि अपने जो कई लंबी लाइनों के लिए ना लगना पड़े बकायेदारों को और समय थोड़ा कम होता है, तो आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से हमने उस सुविधा देने का कार्य किया है। आपके पास मैसेज आएगा और उस मैसेज में आपने क्लिक करना है और वो आपको उसकी रसीद भी प्राप्त होगी। साथ ही इसमें ये भी पूरा सुनिश्चित किया गया है कि वो किसी प्रकार से कोई उसका गलत उपयोग ना करे। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं तो वो ना हो पाए, उसके लिए सुनिश्चित हमारी नगर निगम ने इसके लिए किया है। देखिए, जो हमारे बकायेदार हैं, जो अगर बड़े बकायेदारों की बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर जिनकी देनदारी शेष है, ऐसे 460 बकायेदार हैं। और प्रथम चरण में फिलहाल हमने 30,000 से ऊपर की जिनकी देनदारी है, ऐसे 921 बकायेदारों को मैसेज भेजने का इसमें लिया है टारगेट। और 921 लोगों को अभी जैसे ही माननीय महापौर जी के द्वारा क्लिक किया गया, लॉन्च किया गया इसको, तो सभी को मैसेजेस जाना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे 15,000 बकायेदार हैं उनको चरणवार कवर करते हुए रिपीटेडली मैसेजेस भेजने की योजना है और सरलीकरण की ओर ये प्रयास है, जिससे कि बहुत ही आसानी से जो करदाता हैं वो टैक्स पेमेंट की कार्रवाई करें। राजधानी देहरादून में मेगा स्टार्टअप समिट का आयोजन दून विश्वविद्यालय में किया गया था। यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो 2 दिन का रहा, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य विश्वविद्यालयों, उनके परिसरों और संबद्ध संस्थानों में उद्यमी तंत्र और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने को ये योजना शुरू की गई थी और इसके लिए 1 वर्ष पहले भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के साथ एक MOU भी किया गया था। संस्थान अब तक विभिन्न शिक्षण संस्थानों के
21,267 विद्यार्थियों को उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए पोर्टल पर पंजीकृत किया गया था। योजना का 1 वर्ष पूरा होने पर स्टार्टअप मेगा स्टार्टअप सम्मेलन किया जा रहा है और इसमें छात्र और छात्राओं के 60 से अधिक उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था। हमारा प्लान है कि हम रोज़ वाटर बनाएंगे। मार्केट में भी आते हैं रोज़ वाटर, लेकिन उनमें बहुत सारे केमिकल, कलर, फ्रेग्रेंस, प्रिजर्वेटिव्स एडिड होते हैं। तो हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें हमने कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं किया हुआ। ये प्योर रोज़ वाटर है। प्योर है तो इसे हम स्किन केयर में भी यूज़ कर सकते हैं। और भी हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं कि इसे हम आई ड्रॉप में लगाएं, अगर कटे जले में इसे क्लीन करने के लिए लगाएं। और साउथ इंडिया साइड को फ्लेवरिंग एजेंट्स में रोज़ वाटर बहुत यूज़ होता है, तो हमने इसे एडिबल भी बनाया। ये जो मेला लगा है, जो मेगा इवेंट हुआ है, ये बहुत ही हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हमें बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला है। और मैं ऋषिकेश से हूँ, मैं योगा सेंटर चलाती हूँ। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा का बहुत ज़्यादा करा है कि योग है, हमारे ऋषिकेश को योगा कैपिटल भी बोलते हैं, तो मैं उसी क्षेत्र पे आगे बढ़ रही हूँ। और मेरा स्टूडियो भी ऋषिकेश में, और इसके देवभूमि उद्यमिता योजना से मुझे इसी के लिए सीड फंडिंग मिला है 75,000 पे, और इसी के लिए मैंने वहाँ पे स्टूडियो भी खोला है। और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पिरुल की बहुत बुरी कंडीशन रहती है। यहाँ पर पिरुल से जो नुकसान होता है उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी छात्रा भावना ने, BA 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट ने, ये होममेड ब्रिक है, इसको फ्यूल केक बोलते हैं। और इसके ये रिप्लेस कर रहा है आपका ट्रेडिशनल कोल को, जो परंपरागत आपका कोयला होता है, उसको रिप्लेस करने के लिए ये यूज़ करा गया है। अगर हम इसकी खूबियों के बारे में बात करें, ये इको फ्रेंडली है, इसका कॉस्ट बहुत यूज़र फ्रेंडली है, साथ में जो है न्यूट्रल कार्बन फुटप्रिंट्स रखता है। और ये जो आपके मसले हैं फॉरेस्ट फायर्स के, जो बहुत जिससे अल्मोड़ा जूझ रहा है, उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमने ये यूज़ करा है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, भावना को सीड फंड अफॉर्डी की जैसे भी चुना गया है, तो हमारी ओर से एक प्रयास है जिसका शासन स्तर से लेकर के आप सभी लोगों ने इसको सराहा है और बहुत ज़्यादा अपना प्रेम और स्नेह दिया है। ये जो मेगा स्टार्टअप जो समिट है, ये तो हमारे उत्तराखंड के लिए आप सोचिए कि एक वरदान की तरह है, क्योंकि छोटे छोटे इंटरप्राइजेस कब से हमारे बच्चों के दिमाग में चल रहे थे कि हम ऐसे करें, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। तो उत्तराखंड शासन ने जो ये हमारी उद्यमिता योजना के जो चलाई है, इतनी महत्वपूर्ण जो योजना चलाई है, हमारे छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बहुत बढ़िया मार्केट मिल गया है। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ पर, और एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये लिया है कि हायर एजुकेशन को इसके साथ जोड़ दिया गया है। तो इससे क्या है कि हमारे कुछ सेंटर्स उद्यमिता केंद्र बने हैं और कुछ सेंटर्स जो हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। तो गवर्नमेंट PG कॉलेज नई टिहरी को भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला है इसमें। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ये और भी दायित्व हो जाता है कि हम खुद अपने स्टूडेंट को तो काम करें, लेकिन आसपास के लोगों को, जितने भी युवा हैं, केवल हमारे विद्यार्थी नहीं, जो युवा हैं, हम उनको भी इसके साथ जोड़ सकें। तो अभी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप अगर यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए हमारे जो स्टूडेंट है ज़ैनब सिद्दीकी, उसको सीड फंड भी उससे मिला है। उसने देखिए ये पाइन की जो लीव्स हैं उनसे ये प्रोडक्ट तैयार किए हैं। बेसिकली जो आर्टिस्ट बोल सकते हैं, जैसे कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मतलब इतना गवर्नमेंट स्कूलों में इतना सपोर्ट नहीं रहता है, जैसे कि प्राइवेट स्कूल कॉलेज होते हैं उनमें जितना सपोर्ट होता है। जो टीचर्स होते हैं अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है, क्योंकि टैलेंट के बल पर ही वो जॉब में लगे हैं। मगर एक टाइम ऐसा भी आता है, जैसे कि मैं अभी ये बना रहा हूँ, तो मेरे को भी एक टाइम के बाद बोरिंग जैसा महसूस होने लगेगा कि हाँ, इससे मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा है, अर्निंग नहीं हो रही है। जैसे कि ये पेंटिंग लगभग बाहर है, 100,000 के आसपास है, तो लोग भी कहेंगे कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है। कुछ पेंटिंग ऐसी होती हैं जो भावनाओं से जुड़ी होती हैं। हमारा स्टार्टअप है, उसका नाम न्यू डैश है। जो उसकी मीनिंग है, हमारा जो बेस है, मतलब हमने ये सोचा था कि न्यू इनोवेशन बाय यूजिंग वेस्ट, क्योंकि वेस्ट का इधर उधर कर लेता है तो इकोसिस्टम को हार्म करता है। तो जैसे कि ये है, ये पूरा स्टोन का बना हुआ है, स्टोन क्रिएशन है, दिखने में भी सुंदर है, और ये इधर उधर पड़े रहता है, हमारे लिए तो वेस्ट ही होता है ना, मतलब हर कोई ये सोचता है कि वेस्ट है, बट हमने उसको इनोवेट किया है। तो हमारे प्रोडक्ट ये है, जैसे फ्लावर बुके हैं हमारे एरिया में जल्दी से मिलते नहीं है, और हम जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो रियल फ्लावर्स होते हैं, उनको वेस्ट करते हैं, किसी को अगर देना है तो वो कुछ टाइम में मुरझा जाते हैं। तो हमारे ये है कि लाइफ टाइम चलते हैं, लॉन्ग लाइफ है, और देखने में भी सुंदर लगते हैं। और वेस्ट का है तो हमारा क्या है कि इको को हार्म।
डोईवाला के अठूरवाला और रानी पोखरी लिस्ट्राबाद की जनता लंबे समय से सिंचाई की समस्या से जूझ रही थी। किसानों द्वारा लगातार सिंचाई के लिए पानी की मांग सरकार से की जा रही थी, तो वहीं पर डोईवाला विधायक बृजभूषण गौरेला ने जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाया और सरकार द्वारा डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत कार्यविधि संस्था सिंचाई विभाग नलकूप खंड द्वारा लगभग 2,47,00,000 की कीमत से बनाए गए 2 सिंचाई नलकूपों का विधायक ने विधिवत लोकार्पण किया। विधायक बृजभूषण गौरेला ने कहा है कि अब अन्नदाता को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। देश और प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर तैयार रहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारा जो 9 नंबर ट्यूबवेल है नलकूप विभाग ने बनाया है इसको, यहाँ पर हमारा जो अठूरवाला विस्थापित क्षेत्र है यहाँ पर सिंचाई के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और क्षेत्र की जनता की बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर नलकूप बनाया जाए जिससे लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। यहाँ के हमारे यहाँ के सभी यहाँ के स्थानीय गांव के जो हैं दिनेश डोभाल जी हैं, चौहान जी हैं, पवार जी, क्षेत्र के सभी हमारे कार्यकर्ताओं का सबका वो था, काश्तकारों का था, किसानों का था कि यहाँ पर ट्यूबवेल न होने से जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। किसानों की फसल सूख जा रही थी और टीरी बांध विस्थापित परिवार यहाँ पर रहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लगातार गया और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि हमको ट्यूबवेल की बहुत आवश्यकता है और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है। और इस समय जो कई योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण हुआ है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके द्वारा भी हुआ है और आज यहाँ पर क्षेत्र की जनता का भी था कि साहब का इसका विधिवत यहाँ पर वो किया जाए कि कितना पानी यहाँ पे आ रहा है। तो आप सब लोगों ने देखा कि पानी का प्रेशर बहुत अच्छा है और आज यहाँ से ये पानी का जो है कि लोग किसानों को, काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाई। अभी यहाँ पर जो लिस्टाबाद है क्षेत्र है उसका नलकूप जो पूर्ण हो चुका है, उसमें माननीय विधायक जी के द्वारा आज विधिवत रूप से जनता को समर्पित किया जाएगा। और द्वितीय जो नलकूप है जीवन वाला में वो अभी निर्माणाधीन है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर अब शहरी क्षेत्र ज़्यादा हो गया, कृषि हो गया, क्षेत्रफल कम है, तो जो भी जैसी भी डिमांड आती है वैसे हम नलकूप प्रस्तावित करते हैं और राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा इसको स्वीकृत किया जाता है। साथ ही पेयजल की समस्या भी विधायक जी के सामने ग्रामीण जी जी इसके लिए क्या कार्य? पेयजल तो वैसे तो पेयजल जल संस्थान इस चीज़ को देखता है, उनके द्वारा यहाँ नलकूप भी लगाया गया। अगर भविष्य में अगर इस तरह की समस्या बनी रहेगी तो कोशिश करेंगे कुछ समय के लिए इनको पेयजल के लिए भी प्रोवाइड करेंगे, पर वो डिमांड जल संस्थान द्वारा हमें की जाएगी, जिसको हमें विधिवत रूप से उनको एक MOU साइन करके उनको चलाएं केवल पेयजल कुछ समय के लिए, जिसका वो चार्ज हमें देते हैं। रानी पोखरी में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने सामुदायिक प्रतिबंधित प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से विभिन्न विभागों को अपनी ट्रेनिंग कार्यक्रमों को करने में सहूलियत मिलेगी। बता दें कि बुधवार को रानी पोखरी में उत्तरा एम्पोरियम के समीप बने CAMC सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य विकास अधिकारी अभिनव सिंह ने विधिवत रूप से रिबन काटकर शुभारंभ किया। तो वहीं पर इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी विभिन्न ग्राम पंचायत में भ्रमण के लिए निकले। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया है कि विभिन्न विभाग इससे लाभान्वित होंगे और ब्लॉक में यहां एक इंटीग्रेटेड सेंटर होगा। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत की तमाम व्यवस्थाओं को जांचने और परखने के लिए और ग्राम पंचायत में विकास की योजना को किस तरीके से धरातल पर उतारा जा रहा है उसकी जांच के लिए आज पंचायतों का दौरा किया जा रहा है। ये CMTC जिससे कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर है, इसका आज यहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो इसमें यही है कि जो हमारी CLFs हैं उनके लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर बना है, जिसमें सभी विभाग अपनी जो भी महिलाएं यहाँ पे SHGs की यहाँ पे रहेंगी वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो सभी विभाग इसमें आके ट्रेनिंग दे सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, कृषि से रिलेटेड हो, चाहे आपका पशुपालन से उनका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें भी और इम्प्रूवमेंट होगी, उसकी दी जाएगी, पैकेजिंग कैसे इम्प्रूव करें, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग। सर गाँव ये हम देख रहे हैं इसकी अगर कोई ऐसे इलीगल तरीके से कुछ कर रहा है तो उसकी प्रॉपर कार्रवाई उस पर करने के लिए हम ऑलरेडी निर्देशित भी कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे भी फील्ड में क्या इसमें इश्यूज़ है, तो उसी के लिए मैंने आज
यहाँ पे क्लस्टर है, स्वाभिमान क्लस्टर हमारे क्लस्टर का नाम है और यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। सभी महिलाओं को दूर जाना पड़ता था, नहीं जा सकती थी। हम महिलाओं के लिए यहाँ पर सुविधा हो गई है कि यहीं पे अपनी लोकल महिलाएं हमारी सुविधा ले सकती हैं और यहाँ पे प्रत्येक किस्म की ट्रेनिंग ले सकती हैं, अपनी आजीविका बढ़ा सकती हैं। सर जैसे जूट बैग का या मशरूम फार्म कोई अपना करना चाहता है, एग्रीकल्चर से लेकर प्लस ऐसी कोई भी डेवलपमेंट का ऊपर जो भी होगा उसको लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काशीपुर स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और उसके संबंधित नवगठित फोरम ग्लोबल हेल्थ टेक्नो मैनेजमेंट फोरम द्वारा फरवरी 15 से लेकर 17 फरवरी के दौरान ग्लोबल ट्रेंड इन हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट नामक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में समसामयिक विषयों जैसे कि ड्रग डिजाइन और डिस्कवरी, स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शोध और नवाचार, डिजिटल आदि के क्षेत्र में विचार आदान प्रदान किए जाएंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में दुनिया भर के जाने माने मुख्य वैज्ञानिक, माननीय कुलपति किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद सहित कई गणमान्य लोग जो हैं वो प्रतिभाग करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 3 दिनों तक अमेरिका, रूस, जर्मनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, ग्रीस, बेल्जियम, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड आदि विभिन्न देशों और भारत के कोने कोने से वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योगपति, सरकारी और गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य देखभाल, विकास और प्रबंधन कौशल के नए आयामों की समीक्षा करेंगे। एक्चुअली ग्लोबल हेल्थ टेक्नो मैनेजमेंट फोरम पर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें है ग्लोबल ट्रेंड्स इन हेल्थ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर है GHTM 2025। ये हम लोग रामनगर में टाइगर कैंप में इसको अरेंज कर रहे हैं। इसमें कई देशों के वैज्ञानिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे रशिया है, ग्रीस है, USA है, UK है और भी कंट्रीज के पार्टिसिपेंट हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। और उसमें यहाँ के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। उसमें इस तरह से पूरे इंडिया से जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो भी टेक्नोलॉजीज है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।